हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एएनएम जीएनएम के जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर महिला स्पेशल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आंगनवाड़ी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किल्ड वैक्सीन क्या होती है। देखो, किल्ड वैक्सीन को हम मृत वैक्सीन भी बोलते हैं। इसको निष्क्रिय वैक्सीन भी बोला जाता है। देखो, वैक्सीन कई प्रकार की होती है। अगर जनरली देखी जाए तो जो वैक्सीन के जो टाइप होते हैं 6 प्रकार की होती हैं। वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले वैक्सीन देखी जाए तो वो होती है निष्क्रिय वैक्सीन। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी होती है? निष्क्रिय होती है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सक्रिय। एक होती है निष्क्रिय, एक होती है सक्रिय। तीसरी होती है रोग प्रतिरोधक, या इसको एमआरएनए वैक्सीन या एमआरएनए टीका भी बोलते हैं, या इसको रोग प्रतिरोधक टीका भी बोलते हैं। तीसरा प्रकार ये होता है। चौथा जो होता है वो टॉक्साइड होती है। चौथी क्या होती है? टॉक्साइड। जो टेटनेस का जो इंजेक्शन होता है ना, वो यही टॉक्साइड ही होती है। चौथी टॉक्साइड होती है। पांचवी वायरल वेक्टर टीके होते हैं। वायरल प्रभावित रोगों में ये दिए जाते हैं। वायरल वेक्टर टीके होते हैं, जैसे कि खसरा में, इन्फ्लुएंजा में, इनमें दिया जाता है। और एक होता है सब यूनिट। छठवां क्या होता है? छठवें का यहाँ लिख देती हूँ, सब यूनिट। छठवीं होती है सब यूनिट। इस प्रकार से टोटल ये 6 प्रकार की वैक्सीन होती हैं। निष्क्रिय, सक्रिय, रोग प्रतिरोधक, टॉक्साइड, वायरल वेक्टर और सब यूनिट। इस प्रकार की वैक्सीन होती हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है किल्ड वैक्सीन क्या है। किल्ड वैक्सीन क्या होती है? जिसमें मृत रोगाणु या कमज़ोर रोगाणु का प्रयोग किया जाता है। पूरी तरह से या तो मृत होते हैं या बहुत ही कम जीवित होते हैं, उनसे इसको वैक्सीन को बनाया जाता है। इसमें जो रोगजनक जीव होते हैं उनमें परावैंगनी किरणें, अल्कोहल, फिनॉल डाल के उन जीवों को मार दिया जाता है और उनसे वैक्सीन बनाई जाती है। तो किल्ड वैक्सीन का अगर हम प्रकार में देखें तो जो पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन 2 प्रकार की होती हैं। एक सक्रिय भी होती है और एक निष्क्रिय भी होती है। सक्रिय जो होती है, जो सोवेन ने बनाई थी, जो ओरली दी जाती है, लेकिन जो साल्क ने बनाई थी वो निष्क्रिय होती है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए किल्ड वैक्सीन कौन सी है, तो यहाँ पे पोलियो ही हो जाएगी। पोलियो की जो साल्क वाली वैक्सीन थी, जिसको हम आईडी मोड द्वारा देते हैं, जिसको हम आईपी भी बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये साल्क ने इसकी खोज की थी और ये किल्ड वैक्सीन है। इसके अलावा ये जो बीसीजी हुई, पर्टूसिस हुआ, मम्स हुआ, ये सारी जो कैसी हैं, ये जीवित वैक्सीन या लाइव वैक्सीन होती है। टाइफाइड की जो वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन 2 प्रकार का होता है। एक निष्क्रिय भी होता है और एक जीवित छीड़ भी होता है। निष्क्रिय इंजेक्शन को 2 वर्ष से अधिक की आयु में लगाया जाता है और सक्रिय को जो सक्रिय होता है या जीवित क्षीण होता है उसको 6 साल से अधिक की उम्र में लगाया जाता है, जो टाइफाइड की वैक्सीन है। जीवित क्षीण जो टीका होता है, जो जीवित जीव से बना होता है, उसको हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि इसके संक्रमण का खतरा होता है। टाइफाइड से बचाव के लिए टीएवी टीका लगाया जाता है, जिसको हम संयुक्त टीका भी बोलते हैं। टाइफाइड से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम रेबीज के टीके थी, रेबीज का टीका भी एक निष्क्रिय टीका होता है। सक्रिय टीके की बात करें तो मम्स हो गया सक्रिय, पर्टूसिस हो गया, बीसीजी हो गए, ये क्या होते हैं? ये सक्रिय टीके होते हैं। ये क्या होते हैं? सक्रिय टीके होते हैं। और पर्टूसिस जिसमें डीपीटी लगता है, तो डीपीटी का जो टीका होता है नॉर्मली टॉक्साइड टीकों में आता है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को भी इसको दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा किल्ड वैक्सीन का? किल्ड वैक्सीन क्या हो जाएगी? इसमें पोलियो हो जाएगी। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेपेटाइटिस का टीका है, हेपेटाइटिस ए, जो हेपेटाइटिस ए है वो किस प्रकार का टीका है? तो जो हेपेटाइटिस ए है वो निष्क्रिय टीका है। हेपेटाइटिस ए क्या है? निष्क्रिय टीका है। और हेपेटाइटिस बी, और जो हेपेटाइटिस बी है वो जो है वो सब यूनिट या पुनः संयोजक टीका है। सब यूनिट या पुनः संयोजक टीका है, जबकि हेपेटाइटिस ए निष्क्रिय टीका है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। निष्क्रिय मृत टीके कौन से होते हैं? पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा के टीके जो होते हैं, टिक जनित इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन, ये सारे जो होते हैं इनको हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं।
अगला है प्रसव के दौरान कौन सी हड्डी सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाती है। ये निकलते समय नाल के दौरान ये हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है बच्चे की। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? इस हड्डी को क्लेविकल हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल हड्डी बोलते हैं। ये ह्यूमरस हड्डी तो क्या होती है? हाथों में पाई जाती है। अल्ना भी हाथों में पाई जाती है और रेडियस भी हाथों में पाई जाती है। जो क्लेविकल हड्डी होती है इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। इसको सुंदरता की हड्डी भी बोला जाता है। सुंदर या बोन भी बोलते हैं। छाती में पाई जाती है। हंसली इसका नाम होता है। हिंदी में नाम बोलें तो हिंदी में इसको हंसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हंसली बोलते हैं। जब भी प्रसव के दौरान सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर जो होता है वो इसी हड्डी में ही होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही बच्चा जो होता है जन्म नहर से होकर गुजरते हैं, जो नली से होकर गुजरते हैं, तो उस नली से यहाँ पर ही फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाती है। अल्ना जो होती है, अल्ना जो हड्डी हाथों में होती है, जो हमारी अग्र बाहु बनाती हैं, जो आगे वाली बाहें होती हैं उनको बनाती हैं, और रेडियस भी उन्हीं की, जो अल्ना अल्ना एक हड्डी होती है, हमारी भुजाएं बनाने वाली वो दूसरी रेडियस होती है। इसके अलावा ह्यूमेरस जो होती है वो कोहनी को जोड़ती है, जो कंधा होता है उसको जोड़ती है ह्यूमेरस की हड्डी। तो ये तीनों जो हड्डी हैं ये हाथों में पाई जाती है। बाकी क्लेविकल जो हड्डी होती है छाती में पाई जाती है, इसको कॉलर बोन या सौंदर्यता की हड्डी भी बोलते हैं। और प्रसव के दौरान जो हड्डी सबसे पहले फ्रैक्चर होती है और सबसे आम तौर पर फ्रैक्चर होती है, मतलब जनरली यही फ्रैक्चर हो जाती है, तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं? इसको क्लेविकल हड्डी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन बोलते हैं और क्या बोलते हैं? हंसली भी बोलते हैं। ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एक और चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर टोटल निःशुल्क है। वहाँ पर आपको अगर लगता है कि वहाँ पर आपके काम के प्रश्न आते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और आपको नहीं लगता कि ये आपके काम के प्रश्न नहीं है तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। लेकिन एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके इसको फॉलो कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट सर्चिंग पर जाकर भी आकांक्षा 1957 पर फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ माँ से पैदा हुआ बच्चों में क्या हो सकता है। देखो, यदि माँ को डायबिटीज़ हो तो सबसे पहले बच्चे के साथ भी समस्या होती है, माँ को भी समस्या होती है और बच्चे को भी समस्या होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो यदि देखो, अगर माता को डायबिटीज़ है तो बच्चा जो होगा उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। याद रखना, अगर उसके शरीर में शक्कर की कमी होगी। माँ को अगर डायबिटीज होगी तो बच्चे को क्या होगी? शक्कर की कमी होगी। याद रखना, उल्टा होता है। शक्कर की कमी, शरीर ब्लड में शुगर की कमी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर डायबिटीज़ वाली माँ है और उससे बच्चा पैदा हो रहा है तो उस माँ में अगर डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होगा, बल्कि बच्चे में शुगर की कमी हो जाएगी और उसको सांस लेने में भी परेशानी पड़ेगी। उसको सांस लेने में भी, क्योंकि महिला जो है पर्याप्त जो है इंसुलिन उसका नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो वहाँ बच्चे को भी शर्करा की कमी हो जाएगी। और इसके अलावा पीलिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि यकृत जो रहेगा, वो लीवर जो होगा काम सही से नहीं करेगा, जिसके कारण पीलिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत सारी मोस्टली लेडीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के समय उन्हें जॉइंटिस या पीलिया हो जाता है, तो वो ये डायबिटीज़ वाले लक्षण के कारण होता है। तो आपसे अगर पूछें कि डायबिटीज़ वाली माँ से पैदा हुआ बच्चे में क्या हो सकता है, तो डायबिटीज़ माँ से पैदा हुए बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है शुगर की कमी। इसके अलावा बच्चा कम वजन का भी पैदा होता है और उसको सांस लेने में, बच्चा कम वजन का नहीं होता है, बच्चा अधिक वजन का हो जाता है। बच्चा क्या होता है? अधिक वजन का होता है। ये भी एक शुगर पेशेंट के साथ, अगर महिला का जो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो बच्चे का जो वजन होगा ना वो ज़्यादा ही होगा, मतलब एक नॉर्मल वजन से ज़्यादा वजन होगा, जिससे कि महिला को समस्या आएगी बच्चे को जन्म देने में, बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चे का वजन जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल वेट जो होता है 3 से 3.5 किलो बच्चे का वजन होता है, तो इस वजन से कुछ ज़्यादा ही वजन हो जाता है यदि महिला को शुगर होती है तो, और बच्चे को शुगर की कमी हो जाती है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, एमटीपी एक्ट क्या होता है। एमटीपी एक्ट को बोलते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एक बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं। और ये सबसे पहले कब आया था? ये 1969 में आया था। इसमें ये बोला है कि कुछ परिस्थितियों में एमटीपी एक्ट बोलता है कि कुछ परिस्थितियों में महिला को गर्भपात करने की मंजूरी दी जाती है, कानूनी ही मंजूरी दी जाती है। किसी कारण से बच्चा के पेट में कोई बच्चा पेट में मर गया हो या पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, बच्चा मतलब कंसीव करने में महिला को समस्या आ रही हो, उसका हेल्थ कुछ इशू हो रहा हो, या कोई रेप विक्टिम हो और बच्चा कंसीव हो गया हो, तो ऐसी सारी चीज़ों में ये कानूनी ये प्रावधान होता है कि बच्चे को अवॉर्ड करा सकते हैं। इसमें 2002 में और 2021 में संशोधन भी हुए। पहले ये जो एमटीपी एक्ट के तहत जो गर्भपात करते थे वो 12 सप्ताह से 14 सप्ताह था, फिर इसको बढ़ा के 20 सप्ताह कर दिया गया। वर्तमान में 20 सप्ताह है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस में, आपातकालीन स्थिति में, बलात्कार पीड़िताओं के मामलों में 2 डॉक्टरों की मंजूरी से इसकी जो अवधि है वो 20 से बढ़ाकर 24 कर दी है। उसकी अवधि 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 24 कर दी है उसकी अवधि 20 से बढ़ाकर। तो याद रखना, तो ये नॉर्मली तो 20 है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थिति पड़ जाती हैं, जैसे कि लड़की के साथ यदि बलात्कार वगैरह हुआ है, ऐसी स्थिति फंस जाती है, तो क्या करते हैं 24 सप्ताह में भी बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कब कब संशोधन हुआ एमटीपी एक्ट में? 2002 में हुआ है और 2021 में हुआ है। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सिक टेस्ट का उपयोग सिक निदान किसके लिए किया जाता है? ये मैंने पहले भी कराया है। मेरा जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है उसमें भी मैंने कराया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे दूसरे जितने भी सीरीज़ हैं नहीं देखे हो ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सारे लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से पता लगता है कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा अभी तक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं 100% सिलेक्शन लेना, तो हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं। हमारे ग्रुप में 3 ग्रुप उसमें आपको दिए जाते हैं। एक टेस्ट ग्रुप रहता है, एक पीडीएफ जिसमें टॉपिक वाइज सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं, सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत इजी लैंग्वेज में हमारे वीडियोस की सारी पीडीएफ मिलती है। और एक बी सीरीज़ मिलती है, जो बी सीरीज़ केवल और केवल उन ग्रुप वालों के लिए है जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है। आप हमारी ऑफलाइन बुकलेट भी मंगवा सकते हैं, 7 बुकलेट है सिलेबस की कंप्लीट। लेकिन अगर आप बुक्स नहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी 799 में परचेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना और बताना है कि आपको हमारा कोर्स लेना है। आपको टेस्ट देने मिलेगा, कभी डेली टेस्ट होते हैं, कभी अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होते हैं। जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है हम डेली टेस्ट लेते हैं, टॉपिक तैयार करवाते हैं, कठिन टॉपिक की ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं, ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं। जो पूरा सिलेबस जो होगा उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से हर टॉपिक की एक बारीकी से जाकर हर टॉपिक हम उसको तैयार करवा रहे हैं। और एक एक छोटे से छोटे टॉपिक से कितने एमसीक्यू निकल सकते हैं उस टॉपिक का हम टेस्ट लेते हैं। प्रैक्टिस सेट भी होता है, जैसे कि एएनएम जीएनएम के जो पेपर्स हैं, इस प्रकार के या अलग अलग स्टेट में आए जो पेपर हैं वो भी हम हमारे ग्रुप में सॉल्व करवाते हैं। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एमटीपी एक्ट 1971 में आया था। बात कर रहे हैं सिक टेस्ट की, तो सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया में किया जाता है। डिप्थीरिया में सिक टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया जो है वो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण हो जाता है। एक बैक्टीरिया होता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, उसके कारण डिप्थीरिया हो जाता है, जिससे गले में प्रॉब्लम होती है। इसका मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया है डिप्थीरिया पर। इसके करीब 100 क्वेश्चन डिप्थीरिया के कराए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कि डिप्थीरिया से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो सिक टेस्ट का उपयोग डिप्थीरिया के निदान में ही किया जाता है, आपको याद रखना। बाकी पर्टूसिस जिसको हम काली खांसी या हुपिंग खांसी या 100 दिन की खांसी या हिंसक खांसी भी बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन इसके लिए लगाई जाती है। पोलियोमाइलाइटिस जो कि पोलियो वैक्सीन होती है, जो कि ओरली दी जाती है, जिसकी खोज सॉबिन ने की थी। मेनिनजाइटिस जो होता है, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो सूज जाती हैं, उसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। तो सिक टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया रोग के लिए मतलब चेकअप के लिए किया जाता है। अगला है डेंगू बुखार किसको बोलते हैं? डेंगू बुखार के रूप में किसको जाना जाता है? तो ब्रेक बोन बुखार। ब्रेक बोन बुखार मतलब हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डी बहुत तेज़ दुखती है तो ऐसा लगता है हड्डी टूट रही है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ये जो डेंगू बुखार होता है ये एडीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण होता है। और इसके लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों में
दिखते हैं। मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसके पनपने का जो समय होता है वो 2 से 7 दिन होता है। तो याद रखिएगा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण होता है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको ब्रेक बॉर्न बुखार भी बोलते हैं। और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या। देखो, एक विशिष्ट अवधि में बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में। मतलब एक कोई विशिष्ट अवधि में किसी क्षेत्र में किसी बीमारी के नए मामले आते हैं तो उसको क्या जाना जाता है? तो मृत्यु दर तो नहीं जाना जाता। रुग्णता दर जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में होता है। रुग्णता दर क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ पे विशेष क्षेत्र नहीं दिया है। विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी जब फैल जाती है, केवल एक ही एक गांव में अकेले फैल गई, तो उसको रुग्णता दर कहते हैं। तो ये नहीं होगा। जो प्रिवलेंस दर होता है, ये किसी पर्टिकुलर किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का अनुपात होता है। अनुपात को हम प्रिवलेंस बोलते हैं। किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को, किसी बीमारी से जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित व्यक्तियों का अनुपात, पीड़ित व्यक्ति का जो अनुपात होता है, पीड़ित व्यक्ति का जो अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेवलेंस दर। जबकि जो रुग्णता दर होती है वो क्या होती है? किसी भौगोलिक स्थान पर रहने वाले उस हिस्से को नापती जो किसी विशिष्ट समयावधि में किसी विशेष बीमारी से संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंस ये रेट जो होती है वो योग्यता को बताती है। इंसिडेंस क्या होती है? योग्यता की रेट को बताती है, किसी पॉपुलेशन में कितने लोग योग्य हैं। तो इन सब में अगर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो होगा प्रेवलेंस दर। प्रेवलेंस दर क्या बताती है? कि किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का अनुपात बताती है, नए मामलों की संख्या के रूप में जिसको जाना जाता है। कोई बीमारी किस किस तरह से पूरी जनसंख्या को कवर कर रही है, उसको हम प्रेवलेंस दर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेवलेंस दर हो जाएगा। अगला है, कौन सा विटामिन है जो न्यूरल डिफेक्ट को कम करता है? कौन सा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम करता है, मतलब तंत्रिका तंत्र विकार को कम करता है? तो वो होता है विटामिन B9। विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं। विटामिन B9 को क्या बोला जाता है? फॉलिक अम्ल बोला जाता है विटामिन B9 को, याद रखना। और यही विटामिन B9 है जो कि तंत्रिका तंत्र विकार को कम करने में मदद करता है, तंत्रिका तंत्र विकार को रोकने में मदद करता है। बात की जाए अगर विटामिन B9 की, तो अगर आदमी की बात की जाए तो सामान्य आदमी को 300 माइक्रोग्राम विटामिन B9 आवश्यक होता है। बात की जाए अगर सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला को 220 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। सामान्य महिला को कितना? 220 माइक्रोग्राम। अगर बात की जाए हम प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन को 570 माइक्रोग्राम जो विटामिन B9 आवश्यक होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए है? 570 माइक्रोग्राम चाहिए। और अगर हम धात्री महिला या लैक्टिंग मदर की बात की जाए तो 330 माइक्रोग्राम जो होती है धात्री महिला को आवश्यक होती है। इस प्रकार सामान्य पुरुष को 300 माइक्रोग्राम, सामान्य महिला को 220 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम और लैक्टिंग मदर या धात्री महिला को 330 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। तो ये क्या करता है? विटामिन B9 न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या तंत्रिका तंत्र विकार को कम करता है। तंत्रिका तंत्र विकार जो रोग हो जाता है उसको कम करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ये सारे के सारे ICMR के अनुसार है। मैंने बहुत अच्छे से अपने ग्रुप में भी याद करवा दिया है। हमारे ग्रुप में किस प्रकार से दिए जाते हैं ये ICMR मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से पूरा दिया जाता है। जैसे विटामिन B9 है, सामान्य पुरुष को कितना है? 300 माइक्रोग्राम है, सामान्य महिला को 220 माइक्रोग्राम है, गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम है और धात्री महिला को 330 माइक्रोग्राम। इसी प्रकार का सरल लैंग्वेज में हमारे ग्रुप में करवाया जाता है। तो अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जितना आप लोग लेट होंगे उतना आप ग्रुप से पिछड़ते जाएंगे। जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ये 45-50 दिन में तैयारी हो पाए, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होने का है, तो हमारा ग्रुप आज ही ज्वाइन कीजिए। ये नंबर है, यहाँ पर हाय लिखकर आपको मुझे बताना है कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है। हम ग्रुप में जोड़ देंगे, आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आज का टॉपिक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगी। डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे इसमें टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जो कोटि होता है वो कोटि किसका अंग है? तो कोटि कान का अंग होता है। और कान में किसका अंग होता है? कोटि कान का जो पर्दा होता है जहाँ से हमें सुनाई देता है उसको हम कोटि बोलते हैं। और ये श्रवण से संबंधित होता है, मतलब सुनने से संबंधित होता है।
अगला है खोपड़ी की कौन सी हड्डी ऐसी होती है जो खोपड़ी की केवल एक ही हड्डी होती है जो मूवेबल होती है, मतलब जो हिल सकती है। बाकी की जो हड्डी होती है वो हिल नहीं सकती, उसको बोलते हैं हम जबड़े की हड्डी। जो जबड़े की हड्डी होती है इसको, खोपड़ी को हम कपाल भी बोलते हैं। और जो जबड़े की हड्डी होती है जिसको हम मैंडिबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मैंडिबल भी बोलते हैं। और ये जो हड्डी होती है ये मूवेबल होती है। खोपड़ी की जो मैंडिबल जो हड्डी होती है, ये मैंडिबल हड्डी कैसी होती है, ये मैंडिबल जो हड्डी होती है वो घूम सकती है, वो हिल सकती है। जबड़ा चेहरे की कंकाल की सबसे मजबूत और बड़ी हड्डियों में होता है। खोपड़ी की, ये कपाल की बात करें, खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है। खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है न्यूरोक्रोनियम, एक होता है न्यूरोक्रोनियम और एक होता है विसेरोक्रोनियम। एक होता है न्यूरोक्रोनियम, एक होता है विसेरोक्रोनियम। जो न्यूरोक्रोनियम होता है ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, और जो विसेरोक्रोनियम होता है वो चेहरे की हड्डियां होती हैं। हमारा जो चेहरा होता है ना, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो विसेरोक्रोनियम होता है। और न्यूरोक्रोनियम क्या होता है, ये न्यूरोक्रोनियम हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और खोपड़ी की कौन सी हड्डी है जो मूवेबल होती है, तो मैंडिबल जो हड्डी होती है वो मूवेबल होती है। कौन सी होती है, मैंडिबल हड्डी मूवेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड देखिए, ये है हमारा पूरा महिला पर्यवेक्षक बैच का टॉपिक वाइज आपको संपूर्ण सिलेबस की इसमें ई बुक मिलने वाली है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक पर्टिकुलर मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है, बाल देखरेख संस्थान या बाल नीतियाँ का अलग टॉपिक मिलेगा, बाल कानून का अलग टॉपिक मिलेगा, महिला देखरेख संस्थान का अलग मिलेगा, महिला योजनाओं का अलग मिलेगा, जनजाति योजनाओं का अलग मिलेगा, है ना। और इसके अलावा एमसीक्यू बहुत सारे मिलेंगे आपको। 1000 सीडीपी के एमसीक्यू, 1000 आईसीएमआर के एमसीक्यू, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट ट्रिक्स द्वारा याद होगा, ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ होती है। 500 प्लस योजना, ये हर एक पार्ट की 500 प्लस योजना है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की अलग 500 योजना, जनजाति विभाग की अलग 500 योजना, इस प्रकार से पूरा का पूरा है। ये पूरी योजना आपकी कवर रहेंगी। 11,000 एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक दिया जाएगा। 70,000 80,000 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी एग्जाम तक। अधिनियम धाराएं जो अभी हमने परसों पॉक्सो एक्ट कराया है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं सीरियसली, उनको पॉक्सो एक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। कठिन से कठिन टॉपिक को हम बहुत सरल तरीके से याद करवा रहे हैं। गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति भी ट्रिक से करवाया जाएगा। तो जो लोग भी हमारे ये कोर्स लेना चाहते हैं, 799 में ये पैकेज है। आपको हमें व्हाट्सअप करना है और बताना है कि आपको पैकेज लेना है। इसके अलावा अगर आप हमारी हार्ड कॉपी बुकलेट भी लेना चाहते हैं, 7 बुकलेट आती हैं, तो उसका चार्ज है 1699 और उसके साथ ये ऑनलाइन पैकेज जो है आपको फ्री मिलेगा। तो जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो भारत में परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है वो 1952 में आरंभ हुआ था। और इसको पहले परिवार कल्याण कार्यक्रम कहते थे, लेकिन 1977 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया था। मतलब 1977 में इसमें क्या जोड़ दिया था, राष्ट्रीय जोड़ दिया था। कब जोड़ दिया था, 1977 में इसमें राष्ट्रीय जोड़ दिया था। और 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी जिसमें इसी कार्यक्रम के तहत प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए बोला था। 2017 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी के अंतर्गत मिशन परिवार विकास की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछा जाए अगर कि मिशन परिवार विकास की शुरुआत कब की गई, 2017 में की गई थी, किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 2017 में स्वास्थ्य नीति भी आई थी। अगला क्वेश्चन है, एनोक्सिया का अर्थ क्या है। एनोक्सिया, देखो नाम से ही एक एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं एनोक्सिया की। एनोक्सिया का मतलब होता है ऊतक में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो उसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। एनोक्सिया किसको बोलते हैं, ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होना या ऊतक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना, उसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। एनोक्सिया के इलाज के लिए इनहेलर या वेंटिलेटर का उपयोग किया
जाता है। किसका करते हैं? इनहेलर या वेंटिलेटर का उपयोग एनोक्सिया के इलाज में करते हैं। एनोक्सिया में क्या हो जाता है? ऊतकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। क्या होता है? ऊतकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण क्या होते हैं सिवाय? गलत प्रसव पीड़ा अगर होती है, मतलब प्रसव पीड़ा अगर होती है गलत हो रही, मतलब ऐसा लगे कि ये जो पीड़ा हो रही है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो वो कौन सी होती है? तो संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक होता है। बिल्कुल सही है कि गर्भाशय से जो संकुचन हो रहा है वो नहीं होगा, जिसके लिए हमको ऑक्सीटोसिन हार्मोन देना पड़ता है। सिर मुक्त रहता है। मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिलती है। नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। ये राहत मिलती है, ये नहीं होगा इसमें। मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिलती है, बाकी सब इसके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय की ग्रीवा के गायब होने को क्या बोलते हैं? देखो, प्रसव के दौरान जो गर्भाशय की ग्रीवा, प्रसव के दौरान गर्भाशय की जो ग्रीवा है इसको 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए। ये आपको पता है, जो कि प्रसव के पहले चरण में गर्भाशय की ग्रीवा फैल जाती है। तो ये जो ये 10 सेंटीमीटर तक फैलती है, इसको हम सर्वाइकल डाइलेटेशन बोलते हैं, इसके फैलने को, जब ये फैल जाती है। ठीक है, राइपिंग और लेटिंग डाउन ऐसा इनसे संबंधित नहीं होता, बस प्रसवकालीन अवस्थाएं होती हैं। लेकिन गर्भाशय ग्रीवा का जो नष्ट होना होता है उसको जनरली एफेसमेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल अफेसमेंट। सर्वाइकल अफेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा जो होती है बहुत ज़्यादा पक जाती है, और पक कर क्या होती है, एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिससे वो ग्रीवा दिखती ही नहीं है, या ग्रीवा बहुत छोटी हो जाती है या पतली हो जाती है। इसको गर्भाशय ग्रीवा का नष्ट होना भी या गायब होना भी बोलते हैं। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? इसका अफेसमेंट आंसर हो जाएगा। इसमें गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, जब ग्रीवा बहुत ज़्यादा फैल जाएगी तो वो ग्रीवा थोड़ी ना दिखेगी, ग्रीवा तो गायब ही हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो फैल जाएगी, दिखेगी ही नहीं अंदर। तो इसको ही हम बोलते हैं एफेसमेंट। जबकि डायलेटेशन क्या होता है, वो संकुचन 10 सेंटीमीटर तक जब हो जाता है, 10 सेंटीमीटर तक होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, जो कि एक नॉर्मल स्थिति होती है, जो कि हर महिला के साथ होती है। लेकिन अफेसमेंट में क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा नष्ट ही हो जाती है, गायब हो जाती है, या बहुत पतली हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एफेसमेंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एफेसमेंट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है गर्भाशय में कब फंड्स की ऊंचाई जिफी स्टर्नम तक पहुंचती है? अब ये क्या होता है फंड, और ये क्या होता है जिफी स्टर्न? देखो क्या होता है, मैं एक डायग्राम आपको बताती हूँ। देखो ये क्या होता है, गर्भाशय की एक ऐसी स्थिति होती है गर्भवती महिला की कि नापने के लिए कि ये किस स्तर तक पहुंच रहा है। ये बिल्कुल ये फंड इसी को ही हम फंडस बोलते हैं। ये फंडस इसलिए बनाया गया है कि आखिरकार ये किस स्थिति, देखो आप ये देख रहे हो किस स्थिति तक पहुंच गया है गर्भाशय में। ये इसको हम जिफनी स्टर्न बोलते हैं, जो ऊपर वाली स्थिति तक पहुंचता है। ये कब पहुंचता है? ये 36 सप्ताह में पहुंचता है। देखो अब ये 12 सप्ताह है, फिर 14 से 16 है, फिर ये 20 है, 24 है, 26 है, 32 है, और फिर ये 36 से 38 है, इस प्रकार से है। तो ये जो 36 से 38 जो सप्ताह होगा, तब ये क्या होता है कि फंडस की जो ऊंचाई है, ये इसको फंडस बोलेंगे। जो फंडस की ऊंचाई है ये जिफी स्टर्नम तक पहुंच जाती है। जो स्थिति यहाँ पर जो स्थिति रहेगी उसको हम जिफी स्टर्नम बोलते हैं। तो ये कब पहुंचती है, किस सप्ताह में पहुंचती है? ये 36वें सप्ताह में पहुंचती है। याद रखना है कब पहुंचती है, 36वें सप्ताह में पहुंचती है फंडस की ऊंचाई। फंडल ऊंचाई को ये जो नियम होता है, ये जो बनाया, ये मैकडोनल्ड्स नियम होता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि और विकास का आकलन करने के लिए इसी से पता पड़ते हैं कि बच्चा कितना बढ़ रहा है, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इसी अनुपात में बच्चा ऊपर तक बढ़ता रहता है। तो बच्चे की वृद्धि के आकलन के लिए ये गर्भाशय के आकार का एक उपाय होता है। गर्भाशय के ऊपर से माँ के प्यूबिक सनलाइन के शीर्ष तक मापा जाता है। यहाँ पर ये प्यूबिक सनलाइन होता है, ये गर्भाशय का शीर्ष होता है यहाँ से, तो यहीं से ये शीर्ष तक यहाँ तक नापा जाता है। तो ये लास्ट स्थिति कब आती है? 36वें सप्ताह तक आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 सप्ताह हो जाएगा। गर्भाशय में कब फंड्स की ऊंचाई जिफनी स्टर्न तक पहुँच जाती है? 36वें सप्ताह तक पहुँच जाती है। अगला है
प्रसव पश्चात रक्त स्नाव का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसको कारण होता है अल्टोनिक यूटेरस। क्या होता है? अल्टोनस यूटेरस। इसका मतलब होता है जो गर्भाशय है वो पर्याप्त रूप से संकुचित नहीं हो पाया। गर्भाशय मतलब पर्याप्त रूप से फैल नहीं पाया है, जिसके कारण रक्त का स्नाव होता है। इसको हम एल्टोनिक यूटेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम एल्टोनिक यूटेरस या गर्भाशय एटोनी भी बोलते हैं। इसको गर्भाशय एटोनी भी बोलते हैं। जब गर्भाशय पर्याप्त रूप से संकुचन नहीं होता तो प्लेसेंटा के अलग होने के बाद खोली गई रक्त वाहिकाओं से खून बहने लगता है। तो प्लेसेंटा के अलग होने के बाद जो रक्त वाहिकाएं हैं उनसे क्या होता है? खून बहने लगता है, जिसको हम गर्भाशय एटोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको गर्भाशय एटोनी बोलते हैं। गर्भाशय से क्या होता है? खून बहने लगता है, इसलिए इसको गर्भाशय एटोनी बोला जाता है। अगला है गर्भाशय के 36वें सप्ताह में गर्भाशय कोश कहाँ पहुँच जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिफनी स्टर्म तक पहुँच जाता है। चित्र में भी बताया था मैंने। ये चित्र है, ये जो है गर्भाशय, ये गर्भाशय यहाँ से है, ये गर्भाशय का शीर्ष यहाँ से हो जाता है और ये बढ़ के यही जो स्थिति बनती है जिफनी स्टर्म है ना। तो ये कहाँ तक पहुँच जाता है? गर्भाशय के 36वें सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग तक पहुँच जाता है? जिफनी स्टर्म तक पहुंच जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नोट्स लेना चाहते हैं या हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।